दोस्तों नमस्कार। दिन था 13 जून 2025। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की ओर से उस दिन एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव था इजराइल की ओर से गाजा पर हो रहे हमले को बिना किसी शर्त तुरंत खत्म किया जाए। पिछले कई महीनों से इजराइल की ओर से गाजा में जारी नरसंहार में जहां 60,000 लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया जा रहा है, इजराइल के करीबी देश यूके, फ्रांस और जर्मनी ने भी इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर का समर्थन किया। तो वहीं भारत ने अपने आप को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस प्रस्ताव से अब्सटेन किया और इस मामले में कोई ठोस भूमिका नहीं ली। ठीक उसी दिन यानी 13 जून को भारत ने इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले पर एक बयान जारी किया, जहां लोगों को यह उम्मीद थी कि इस बयान के जरिए भारत इजराइल की ओर से किए गए हमले की निंदा करेगा। तो वहीं भारत ने एक बार फिर से बैलेंसिंग एक्ट खेलते हुए दोनों देशों को एक दूसरे पर हमला नहीं करने की अपील की और बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म करने की सलाह दी। अपने इस बयान में भारत ने बताया कि कैसे उसके दोनों ही देश ईरान और इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं और वो दोनों देशों को युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी सभी मदद देने को तैयार है। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन यानी 14 जून 2025 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO 10 देशों की एक ऐसी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ब्लॉक जिसका भारत भी हिस्सा है, उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में उन्होंने इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले की निंदा की और बयान में लिखा कि इजराइल ने निहत्थे लोगों पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशन चार्टर के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही इस हमले के बाद इजराइल ने ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी को भी खतरे में डाल दिया है। भारत ने एक बार फिर से कोई भी ठोस भूमिका न लेते हुए अपने आप को SCO की ओर से जारी किए गए इस बयान से अलग किया और फिर एक नया बयान जारी करते हुए बताया कि भारत का पक्ष है कि दोनों ही देश ईरान और इजराइल बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए अपने बीच चल रहे मतभेद को खत्म करें। इसके साथ ही भारत की ओर से जारी बयान में यह भी लिखा गया कि भारत SCO के इस बयान से अपने आप को अलग करता है। दोस्तों, वो भारत जिसने 1947 में पैलेस्टीन के बंटवारे का विरोध यूनाइटेड नेशंस में किया था, 1988 में पैलेस्टीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था, अब वही भारत पैलेस्टीन पर होने वाले हमले को रोकने वाले प्रस्ताव से भी अपने आप को एब्सटेन आखिर क्यों कर रहा है? इसके साथ ही इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले का विरोध भारत की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को पिछले 11 साल में कैसे बदले हैं? क्या मोदी और नेतन्याहू के बीच के रिश्तों के चलते भारत ना ही गाजा और ना ही ईरान के लिए पक्ष ले पा रहा है? क्या इसका भविष्य में हमारे रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और एक और अपील है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके। दोस्तों, पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच बढ़े रिश्ते और इसके बाद भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों में आए बदलाव को समझने से पहले हमें थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा। वो इतिहास ईरान का भी, पैलेस्टीन का भी। शुरुआत में बात करते हैं भारत और पैलेस्टीन के इतिहास के बारे में। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब पैलेस्टीन का बंटवारा किए जाने का प्रस्ताव आया था, तब भारत ने अरब और इस्लामिक देशों के साथ मिलकर इसका विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था और खुद महात्मा गांधी ने साल 1938 में पैलेस्टीन को अरबी जमीन कहकर वहां के स्थानीय लोगों का समर्थन किया था। महात्मा गांधी को जहां यहूदियों पर हुए अत्याचार का खेद था, तो वहीं जबरदस्ती जमीन किसी के नाम कर देने का भी वो विरोध कर रहे थे। बापू का मानना था कि पैलेस्टीन उतना ही अरबियों का है जितना इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रेंच का। जवाहरलाल नेहरू ने अपने गुरु महात्मा गांधी की बात मानकर 1947 में पैलेस्टीन के बंटवारे का विरोध किया और 1949 में इजराइल को यूनाइटेड नेशंस में शामिल करने का विरोध भी उनकी ओर से किया गया। इसके आगे दोस्तों, जानकारों का मानना है कि कई अरब देशों का प्रो पाकिस्तान रुख को देखते हुए साल 1950 में नेहरू ने जहां इजराइल के अस्तित्व को पहली बार स्वीकार किया, लेकिन इसके बावजूद भारत के रिश्ते पैलेस्टीन के साथ अच्छे रहे और आने वाले लगभग
4 दशकों तक भारत ने इजराइल से अपनी दूरी बनाए रखी। इन 4 दशकों में दर्शकों दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल गई थी। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चल रहा कोल्ड वॉर खत्म हुआ। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरने लगा। इसके साथ ही ओस्लो अकॉर्ड्स के जरिए पहली बार खुद पैलेस्टीन और इजराइल ने एक दूसरे के अस्तित्व को माना और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर चर्चा शुरू हुई। इस सब के मद्देनजर साल 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के सरकार ने भारत और इजराइल के बीच पहली बार डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत उनकी सरकार में हुई। इस बीच जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आजादी की बात से भारत सरकार का हमेशा से समर्थन पैलेस्टीन के लिए था और आगे भी भारत पैलेस्टीन को इजराइल से पहले अपना दोस्त मानता रहा और पैलेस्टीन के लड़ाई का समर्थन करता रहा। भारत और पैलेस्टीन के बीच रिश्ते इतने अच्छे थे कि पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट यासिर अराफत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपना बहन मानते थे। आप सोचिए। लेकिन वक्त के साथ भारत के रिश्ते इजराइल के साथ बदलते गए और साल 2003 में तब की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शैरन को भारत में होस्ट किया और यह पहली बार था जब इजराइल के किसी प्रधानमंत्री को भारत सरकार ने होस्ट किया था। फिर आया दोस्तों साल 2014। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से भारत और इजराइल के बीच के जो रिश्ते थे वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और भी ज्यादा बदलते नजर आए। 2015 में प्रणब मुखर्जी उस समय के हमारे राष्ट्रपति ने इजराइल का दौरा किया और यह पहली बार था जब भारत के किसी राष्ट्रपति ने इजराइल का दौरा किया हो। दोस्तों इसके बाद साल 2017 जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इजराइल का दौरा किया, यह पहली बार था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था। मोदी और नेतन्याहू एक साथ बीच पर घूम रहे थे और यह तस्वीर एक तरह से दुनिया को संदेश था भारत के इजराइल की तरफ बदलते रुख के। आमतौर पर जब भी कोई भारतीय अधिकारी अगर इजराइल जाता है तो वो पैलेस्टाइन का भी दौरा करता था। यहां तक कि 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इजराइल के साथ पैलेस्टीन का दौरा किया था। लेकिन 2017 में ऐसी पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा किया लेकिन वो पैलेस्टीन नहीं गए। धीरे धीरे पीएम मोदी का इजरायली प्रेम साफ तौर पर दिखने लगा। इसके साथ ही दर्शकों आप यहां पर यह भी पाएंगे कि 2017 के इस दौरे के बाद गौतम अडानी और इजराइल के बीच व्यापार की भी शुरुआत हुई। 2018 में अडानी कंपनी ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का करार किया। इसके साथ ही इजराइल के हाइफा पोर्ट में अडानी पोर्ट्स का 70% स्टेक फिलहाल मौजूद है। इसके साथ ही अडानी इजराइल में $10 बिलियन के कीमत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करने वाला था, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया है। इसके बाद से आप पाएंगे कि भारत का रुख जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से पैलेस्टीन के पक्ष में था उसमें बदलाव आने लगा। भारत अब यूएन में ऐसे प्रस्ताव में एब्सटेन करने लगा जो इजराइल के विरोध में है और धीरे धीरे भारत की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे जिसकी नींव महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी वो पिछले 1 दशक में अचानक से बदल गई। इजराइल के करीबी देश यूके, फ्रांस और जर्मनी ने भी इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव के दौरान अपने आप को एब्सटेन करना सही समझा। अपने दोस्त को मिल रहा व्यापार, भारत को मिल रहे मिसाइल और राइट विंग पॉलिटिक्स, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत और इजराइल के बीच के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत सुधरे हैं। और दर्शकों यही वजह है कि भारत ने इजराइल की निंदा तब भी नहीं की जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया। यही वजह है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी भारत सरकार की निंदा की जब भारत ने ना ही गाजा में हो रहे नरसंहार पर कोई ठोस निर्णय लिया और ना ही ईरान पर हुए हमले के बाद। सोनिया गांधी ने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के नैतिक और कूटनीतिक परंपराएं यानी मॉरल और डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस का पालन नहीं कर रही है। दोस्तों यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि ईरान भी इस बात को याद रखेगा कि इस परेशानी की घड़ी में कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नहीं। और भारत की ओर से इजराइल का विरोध नहीं किए जाने का मतलब है भविष्य में भारत और ईरान के बीच जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसमें परेशानी शायद बढ़ सकती है। ईरान पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भारत के लिए ईरान से अच्छे संबंध का मतलब होता है एशिया में अपने व्यापार को बढ़ावा देना और एशिया में एक ताकतवर देश के रूप में भारत का उभरना। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ व्यापार में भी
ईरान भारत के लिए एक अहम भूमिका निभाता है और इसी के चलते 2023 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया, जिसके जरिए अब भारत को चाबहार पोर्ट मैनेज करने की जिम्मेदारी मिली। अब इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते इस पोर्ट के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं, जहां पर भारत के करीब $550 मिलियन दांव पर लगे हुए हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको यह समझना होगा कि ये जो चाबहार पोर्ट है यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते जहां हम पाकिस्तान के जमीन का इस्तेमाल अपने व्यापार के लिए नहीं करते, तो वहीं अफगानिस्तान तक व्यापार पहुंचाने के लिए ये जो चाबहार पोर्ट है यह भारत के मदद में आता है। यह पोर्ट भारत को एक समुद्री रूट देता है, जिसके जरिए हम हमारे सामान को सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट तक ले जाते हैं बिना पाकिस्तान से कोई मदद लिए। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ईरान, अजरबैजान, रशिया होते हुए यूरोप तक अपना व्यापार और एक्सपोर्ट ले जा सकता है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वाडार को यह भारत का एक तरीके से जवाब था। इसके साथ ही इस पोर्ट के जरिए भारत अरेबियन सी के साथ ही पर्शियन गल्फ और वेस्ट एशिया तक अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी के जरिए रिस्पॉन्ड करने की ताकत रखता है। इन सभी चीजों के मद्देनजर आप समझ ही गए होंगे कि भारत और ईरान के बीच में अच्छे संबंध की जरूरत भारत के लिए क्यों है। लेकिन भारत की ओर से इजराइल के विरोध में कोई कड़े बयान नहीं देने के फैसले को ईरान भी याद रखेगा, जिसका असर हमें भविष्य में हम दोनों देशों के रिश्तों में देखने मिल सकता है। दोस्तों यहां पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब 1994 में यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के मुद्दे पर प्रस्ताव जारी किया जा रहा था, पाकिस्तान की ओर से भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाने की कोशिश की जा रही थी, तब भारत ने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दिनेश सिंह, जो उस समय एम्स अस्पताल में बेड रिडन थे, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें अचानक ईरान भेजा ताकि वो भारत पर लगाए जा रहे सैंक्शन के पक्ष में वोट ना करें। भारत के इस डिप्लोमेटिक प्ली का ईरान ने सम्मान रखा और उन्होंने पाकिस्तान की ओर से भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया, जिसकी वजह से यह सैंक्शन भारत पर नहीं लगा और इसका फायदा हमारे इकोनॉमी को मिला। दोस्तों यूएन के सैंक्शन भारत पर ना लगे, इसके लिए जहां ईरान ने हमारी मदद की थी, तो वहीं नेतन्याहू के मोदी और उनके करीबी दोस्तों के साथ अच्छे संबंध के चलते भारत ने इजराइल का विरोध नहीं किया और ना ही ईरान पर हुए हमले की निंदा की। पिछले कुछ सालों में हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते न जाने कितने देशों से खराब हुए हैं, जिसके चलते हमारे विदेश नीति पर लगातार सवाल उठने चाहिए और उठ भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबसे जाकर हंसते हुए हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि उसका भारत को आखिर फायदा क्या हुआ। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े तब कौन सा देश था जो भारत के साथ खड़ा रहा। करोड़ों रुपए खर्च कर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहमदाबाद स्टेडियम को खचाखच भर दिया था, उनकी तारीफ की थी, लेकिन इसका भारत को क्या फायदा हुआ। ट्विटर पर ट्वीट कर भारतीय नेताओं से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया और बाद में कश्मीर के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थी करने का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने रखा, जबकि हम सभी को पता है कि कश्मीर भारत के लिए कितना अहम मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री ने जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, उन्होंने भारत पर 27% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही जब एप्पल ने इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बनाने की बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी पर ही टैरिफ लगाने की घोषणा की, क्योंकि वो भारत में अपने कंपनियों को शुरू करना चाहता था। बार बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आखिर मोदी जी ने हासिल क्या कर लिया, जब डोनाल्ड ट्रंप का भारत को किसी प्रकार का भी फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से दोस्तों आप पाएंगे कि भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब कर लिए हैं। चीन और पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव से भी भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बिगड़े हैं और हमारे आसपास शायद ही ऐसा कोई देश बचा है जिससे हमारे रिश्ते अच्छे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आजादी के बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिनके जरिए हम किसी भी एक गुट का हिस्सा नहीं बनते थे और हर बार मौजूदा परिस्थिति के अनुसार फैसला लेते थे, तो वहीं अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने करीबी दोस्तों के चलते भारत के दशकों पुराने डिप्लोमेटिक रिश्तों को खराब कर रहे हैं। एक समय जहां हमारी तुलना चीन से होती थी, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की ओर से सीज फायर के बाद अब हमारी तुलना चीन से नहीं पाकिस्तान से हो रही है, जो शर्मनाक बात है। अडानी के मुद्दे पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, म्यांमार,
बांग्लादेश जैसे देशों से हमारे रिश्ते पिछले कुछ सालों में खराब हुए हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। दोस्तों, यहां मूल मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया भ्रमण और सबसे गले पड़ने से तो भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, इसके साथ ही नेतन्याहू और अडानी के चलते भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा है और शायद इसका भविष्य में हम सभी को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर के कई देश अब भारत के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत की जनता इसे समझ रही है, या फिर मुस्लिम द्वेष में गाजा के बाद अब ईरान पर हुए हमले में हम सब खुशी मनाने में व्यस्त हैं। एक जमाने में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका का दबाव न झेलते हुए दुनिया में बांग्लादेश नामक नए देश को जन्म दिया, और एक समय ऐसा है कि ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं और नेतन्याहू से दोस्ती की वजह से हम हमारे पुराने रिश्तों को भूल रहे हैं। मुस्लिम देश में शायद भारत की जनता खुश हो, लेकिन क्या इसका वाकई भारत को कोई फायदा होगा, यह सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। इस वीडियो के जरिए मेरी कोशिश थी आपको बताने की कि हमने हमारे डिप्लोमेटिक रिश्तों को पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर पिछले 11 सालों में कैसे बदला है, और इसका कोई फायदा फिलहाल भारत को होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन शायद भारत की जनता कोई इस सब से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सुहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सुहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।